Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series, we are going to discuss the topic ethics and business values. तो हम इस सीरीज के थ्रू जो सबसे इम्पोर्टेंट 25 टॉपिक्स हैं फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन फॉर पीपीबी वो हम कवर कर रहे हैं. सिमिलर सीरीज आईएफएस आरबीडब्ल्यू और एएफएम के लिए भी चल रही है, जिनकी प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं. सो अभी हमारे पास 45 डेज से भी कम का समय रह गया है. तो इस टाइम पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, उन पे फोकस करें. तो ये सारा डाटा आपको कहाँ पे मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक्स पर. उस पे जाके आप 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए अब हम टॉपिक की बात करते हैं. तो हमने इसमें एथिक्स, बिजनेस वैल्यूज़ और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है मॉड्यूल डी की, उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले एथिक्स. एथिक्स क्या होता है? एथिक्स ऐसी प्रैक्टिसेस, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो बिजनेस में ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो बिजनेस को एथिकल क्राइसिस से ओवरकम करने में हेल्प करती हैं और रेजिलियंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं बिजनेस में. और एथिक्स जो है क्रिटिकल है बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट. हमें ट्रस्ट है बैंक पे, इसलिए हम उन्हें अपने पैसे दे रहे हैं, हार्ड अर्नड मनी दे रहे हैं. अगर ट्रस्ट फैक्टर चला जाता है तो बैंकिंग सेक्टर कभी भी चल नहीं पाएगा. ठीक है. तो अगर हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ एथिक्स देखें कि एथिक्स का क्या मतलब है, एथिक्स का मतलब है डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड, विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस. ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं या ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडिविजुअल्स को या ग्रुप को गवर्न करते हैं. तो ये प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडिविजुअल या ग्रुप को गवर्न करते हैं. एंड एथिक्स ना प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में एथिक्स बात करता है. ठीक है. और एथिक्स ना सोसाइटी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि सोसाइटी में लोग एक दूसरे को हार्म ना करें. और एक बेसिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो सबको फॉलो करने हैं, वो हमारे एथिक्स हैं. ठीक है. तो एथिक्स इज अ सेपरेट थिंग, वैल्यूज एक सेपरेट चीज है. ठीक है. वैल्यूज हमारे लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स होते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ये वो क्वालिटीज़ हैं जो लोग डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं कि ये क्वालिटीज़ हैं, ये हम चूज़ कर रहे हैं, यही हम अपने एक्शन और कंडक्ट में यूज़ करेंगे. ठीक है. तो एथिक्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए भी ज़रूरी हैं, चाहे आप बैंकिंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी कहीं पे भी काम करते हो. ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंस है. अगर एथिकल स्टैंडर्ड्स कहीं पे भी फॉलो नहीं होते हैं तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. अब हमें ना जनरली एथिक्स और वैल्यूज सेम सा ही लगता है, लेकिन एथिक्स जो होते हैं ये गाइडलाइंस या रूल्स हैं. ये ना सोसाइटी में ऑर्डर लाने में भी हेल्प करते हैं. और ज़्यादातर ये थोड़ा इनका प्रोफेशनल टिल्ट रहता है. गाइडलाइंस होती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है. वैल्यूज़ जो होते हैं वो थोड़े पर्सनल होते हैं, एथिक्स थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं, वैल्यूज़ पर्सनल होते हैं. पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. हमारे क्या वैल्यूज़ होंगे, हमारा रिलीजन, हमारे कल्चर, हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, सबसे इम्पैक्ट होता है. हमारे एथिक्स क्या होंगे, हमारा प्रोफेशन क्या है, हम कहाँ काम करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो एथिक्स जो है इसे क्यों फॉलो करते हैं? ताकि नेगेटिव जो बिहेवियर है लोगों का उसे कंस्ट्रेन किया जा सके. एथिक्स ना एक तरीके से आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, गाइडलाइंस है. और वैल्यूज जो है वो हमारी पर्सनल होती हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो वैल्यूएबल है, मेरे लिए कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है. तो वैल्यूज आर सम हाउ पर्सनल एंड एथिक्स जो है वो थोड़े प्रोफेशनल टिल्ट आता है उनके अंदर कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको बताते हैं कि ये सही है क्या गलत है. ठीक है. अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है? जो एथिक्स हम बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं कि कॉरपोरेट एंटिटीज जो हैं उन्हें उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए बिजनेस एथिक्स होते हैं. हर बिजनेस के अपने एथिक्स होते हैं, अपने सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जो वो फॉलो करते हैं कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आता है तो हमारा क्या स्टांस होगा, वो बिजनेस एथिक्स बताते हैं. ठीक है. एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होता है बिजनेस के लिए, गाइडलाइंस होती हैं कि हमें एथिकली कैसे चलना है. अगर हम बिजनेस की वैल्यूज की बात करें तो ये कोर प्रिंसिपल्स होते हैं कि बिजनेस करना कैसे है, हमारे बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, वो बातें बिजनेस वैल्यूज के अंदर आती हैं. ठीक है. अब एक बिजनेस के अंदर
क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कस्टमर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं बिजनेस में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस एथिकल है तो सोसाइटी में भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपने कभी देखा है, जब भी हम एक एथिकल या मॉरल बिजनेस की बात करते हैं हमारे मन में टाटा ग्रुप आता है हमेशा। ठीक है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं। तो जो कंपनीज बिजनेस एथिक्स फॉलो करती हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, उनकी एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर कंपनीज एंड अदर बिजनेस। अब एथिक्स या बिजनेस एथिक्स की बात करें ना, उसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, मिथ्या है, लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट है। जैसे पहला मिथ ये है कि ये बोला जाता है कि बिजनेस एथिक्स जो है लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, कि जैसे आप हो आप वैसे नहीं रहते हो, आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाते हो, कि आपको ना हर टाइम एक गाइडलाइन फॉलो करनी है, आपको हर टाइम एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो आप अपने आप से तो बिहेव कर ही नहीं रहे, जो आपको बताया जा रहा है वही कर रहे हो, आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर रहे हो, ये बोला जाता है। लेकिन ये मिथ है। रियलिटी ये है कि एथिक्स फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सोच को दबा दोगे या आप एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल चेंज हो जाओगे। लेकिन एथिक्स जो हैं आपको वैल्यूज मैनेज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आपको वैल्यूज मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पर्सनल जो वैल्यूज है एथिक्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और एथिक्स में कोई डिफरेंस है, उसे रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आपको एक गाइडलाइन दी जा रही है, लेकिन उसके में आपको बिहेव कैसे करना है वो तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी चीज, कई बार ये बोला जाता है कि यार एथिक्स में कोई पढ़ाने वाली चीज तो है ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग करने वाली चीज तो है ही नहीं है, लोगों को पता ही तो होता है क्या गाइडलाइन है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या सही है, क्या गलत है, इसमें ट्रेनिंग देने वाली क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ना हमारी लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं जिसे रिजॉल्व करने में हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है या आपकी लाइफ में एथिक्स है, एथिकल ट्रेनिंग हो रखी है, तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन भी आप सही से ले पाओगे। ठीक है, अगर एक विक्टिम है ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और वो प्रेग्नेंट है बिकॉज ऑफ दैट सेक्सुअल हरासमेंट, क्या उसे अबॉर्शन अलाउड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए है। अगर अबॉर्शन नहीं होता है, वो बच्चा पैदा होता है, तो उसे कौन रखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। ठीक है, आप एक सिंपली, आप जितने मर्जी अच्छे इंसान हो, आप इजीली इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी एथिकल ट्रेनिंग हो रखी है, आपको अलग अलग तरीके से सोचना आता है एथिकली, ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ये बोलते हैं कि बिजनेस एथिक्स जो है ना, उनका ऑर्गेनाइजेशन पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जैसे काम करती हैं वो करती हैं। ये तो एक फैड है, एक फैशन वाली बात है कि हाँ हमारे पास एथिक्स है, हम एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एथिक्स होते हैं वो आपकी डेली ऑपरेशंस में आपको हेल्प करते हैं, मैनेजर को हेल्प करते हैं कि एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। ओके, उसके बाद बिजनेस एथिक्स इज नॉट न्यू। कहते जो हमें ऑलरेडी पता है वही बिजनेस एथिक्स है, कुछ नया नहीं है। कि हमें तो शुरू से पता है कि मॉरल वैल्यूज होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे नहीं है, नई है, पुराना है एथिक्स, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से हमें पता है मॉरल वैल्यूज के बारे में, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेनिंग होना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एथिक्स के, बिना वैल्यूज़ के ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया जा सकता। प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये एक मिथ है कि बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि जो अच्छे मैनेजर्स हैं वो सही डिसीजन ले रहे हैं, जो बुरे बुरे मैनेजर्स हैं वो अनएथिकल डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अच्छा मैनेजर है वो हमेशा अच्छा डिसीजन लेगा या बुरा मैनेजर हमेशा अनएथिकल डिसीजन लेगा। ठीक है, गुड मैनेजर्स कैन मेक एथिकल decisions despite skepticism, and business ethics require the contribution of all individuals working together। देखो, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एथिक्स के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों को भाषणबाजी करते हैं और गुड मैनेजर्स हमेशा अच्छा डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एथिक्स जो हैं वो अच्छा मैनेजर बनने में भी हेल्प करते हैं। बिना किसी स्केप्टिसिज्म के, बिना किसी टेंशन के आप अच्छे डिसीजन ले पाते हो अगर आप एथिक्स फॉलो करते हो, और जिससे सबका भला होता है। 1% डिसीजन नहीं लेता है बिजनेस एथिक्स में, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और बिजनेस एथिक्स जो है दे रिक्वायर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर। कोई एक इंसान सही काम नहीं कर सकता है, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये बोला जाता है कि एथिक्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। देखो, एथिक्स को मैनेज किया जा सकता है इनडायरेक्टली। आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रायोरिटी सेट कर दो कि भाई ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है,
हमारे लिए प्रॉफिट से ज़्यादा एथिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप एक टोन सेट कर देते हो, तो इनडायरेक्टली एथिक्स को मैनेज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ लोगों को लगता है कि एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम चीज़ होते हैं, सेम चीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि अगर आप एक बिजनेस हो, आप सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हो उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट भी करो। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स इज अ लार्जर थिंग, CSR माइट बी अ पार्ट ऑफ इट। CSR इज ड्रिवन बाय एथिक्स, लेकिन बिजनेस एथिक्स काफी ब्रॉडर है, और सिर्फ CSR के 2% अपने प्रॉफिट का सोसाइटी को दे दिया, दैट इज नॉट बिजनेस एथिक्स। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एथिक्स में अगर हम ना एडम स्मिथ की अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो एडम स्मिथ बोलता था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कस्टमर्स और इंडस्ट्रीज को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है, एथिक्स में इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंपनी की एम्प्लॉयज। एक कंपनी के जो एथिक्स हैं उनमें इंटरनली स्टेक होल्डर्स कौन है? एम्प्लॉयज हैं। और बाहर वाले लोगों की बात करें तो कंपनी में स्टेक किसका है? इन्वेस्टर्स को भी फर्क पड़ता है, कंपनी से कस्टमर्स को भी फर्क पड़ता है। तो अगर एक कंपनी एथिक्स फॉलो करती है, अच्छे डिसीजन लेती है, कैसे ले पाती है अच्छे डिसीजन? क्योंकि उनको एथिक्स जो है वो गाइड कर रहे हैं अपने सारे डिसीजंस में, अपनी सारी ऑपरेशनल एक्टिविटी में। तो जो एक बिजनेस है अगर वो एथिक्स फॉलो करता है, तो वो सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, सोसाइटी के जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके साथ खुद को अलाइन करता है, तो बिजनेस हमेशा बेटर काम कर पाता है। देखो, एक बिजनेस है सोसाइटी में, उससे कस्टमर को भी फायदा हो रहा है और उस बिजनेस को भी फायदा हो रहा है, एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट कंपनी से मिल रहे हैं, कंपनीज को प्रॉफिट मिल रहा है अपने कस्टमर्स से। ठीक है, एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो जो उसकी इंप्लॉयज हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर, उसको भी फर्क पड़ रहा है, और जो बाहर वाले लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो उस कंपनी में कस्टमर्स हैं, उनको भी फर्क पड़ता है। ठीक है, और एक कंपनी बढ़िया तभी परफॉर्म कर सकती है जब वो एथिकल डिसीजन ले, अपने ऑपरेशंस में एथिक्स को यूज करे, और अपने सोसाइटल जो मॉरल प्रिंसिपल्स है, जिस सोसाइटी में वो कंपनी है, उसी हिसाब से कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी के एथिक्स, कंपनी के प्रिंसिपल्स भी होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती हैं चीज़ें, सोसाइटी के हिसाब से ही कंपनीज को भी वर्क करना पड़ता है। उनके जो मोरालिटी है, अगर इंडिया में कोई कंपनी आ रही है ना, तो वो USA के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकती, उनको इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिग्निटी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस में फॉलो करने होते हैं, जो कि एथिकल माना जाता है। कि सबसे पहले डिग्निटी, सारे लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करो, उनका क्या सेक्स है, क्या रेस है, क्या नेशनैलिटी है, ये मैटर नहीं करता है। आपने अपने जो वर्कर्स हैं, इंप्लॉयज हैं, उनको टूल नहीं समझना है कि इनकी मदद से हमें बस प्रॉफिट कमाना है, या कस्टमर्स को ये नहीं समझना है कि इनसे हमें बस पैसा लूटना है। आप जैसा चाहते हो कि आपके साथ बिहेव किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, वैसे ही आपको अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद हर बिजनेस में फेयरनेस होनी चाहिए है। ठीक है, इक्विटेबल ऑनरेबल मैनर में आपको बिहेव करना है, और आप जब भी डिसीजन लेते हो, आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, सबको सेम ट्रीटमेंट देना है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो किसी भी बिजनेस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फेयर होने चाहिए रूल सबके लिए। उसके बाद है ऑनेस्टी, जब भी एक कंपनी डीलिंग करती है वो ट्रुथफुल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे अपनी डीलिंग्स में। ठीक है, एंड आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने इन्वेस्टर्स के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने फाइनेंशियल ऑपरेशनल मैटर्स में आप ऑनेस्ट रहो, ये ज़रूरी है। फिर ओपननेस, जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है जिसको भी देना, वो दो। क्रूशियल इंफॉर्मेशन को कभी भी हाइड मत करो। ठीक है, उसके बाद रेपुटेशन एंड गुडविल, जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपनी अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हो जो एथिकल है, उसका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपके इन्वेस्टर्स, आपके इंप्लॉयज, आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा आप पे, अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है। रेपुटेशन, गुडविल तभी बिल्ड होती है जब आप एथिकल हो, मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो। ठीक है, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है केयर और कॉशन के साथ काम करना। देखो, अगर आप बिजनेस में हो, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन कभी भी इतने रिस्क नहीं लेने हैं कि सबको नुकसान हो जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस ऑफ फेलियर के। तो सोच समझ के कॉशन से बिजनेस करना है। फिर एक कंसर्न फॉर अदर्स, बिजनेस
तभी काम करता है जब वो सोसाइटी के साथ कॉपरेट करते हैं, कॉपरेटिव नेचर के हैं, और सोसाइटी आपके साथ कॉपरेट करे। बिना कॉपरेशन के कोई बिजनेस नहीं काम कर सकता। तो आप सोसाइटी का पार्ट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति और अपना जो एक्सटर्नल ग्रुप है कस्टमर्स या कम्युनिटी के प्रति, आपको सबके प्रति कंसर्न दिखाना है। ठीक है। उसके बाद एक फिलॉसफी है, गांधी जी की फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप है, जो कि बिजनेसेस को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ये बोलते थे कि जो कैपिटलिस्ट के हाथ में वेल्थ है, ठीक है, एंड वो वेल्थ उनके पास आई है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के। अगर कोई बिजनेस फैमिली है, दे आर अल्ट्रा रिच, अंधा पैसा है उनके पास, तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारा पैसा हमारा है, जो भी वो बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि हम इस वेल्थ के ट्रस्टी हैं और हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करना है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, गांधी जी को जो मोटिवेशन मिली, जो प्रेरणा मिली, वो अपार ग्रह और निष्काम कर्मयोग है। अपार ग्रह यानी कि नॉन पोजेशन, और निष्काम कर्मयोग यानी कि सेल्फलेस वर्क करना है। आप वेल्थ क्रिएट करो, उसे इंजॉय करो, लेकिन ये मत सोचो कि सारी की सारी मुझे ही सारी की सारी वेल्थ अपने पास रख लेनी है। ठीक है। कंटेंटमेंट होना चाहिए लाइफ में, सिंपल लिविंग होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी है, थ्रिफ्टली आपको चलना है लाइफ में। ठीक है। आपको ट्रस्टी समझना है खुद को प्रॉपर्टी का। ओके। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। तो बिजनेसेस में ना 1980s में स्पेसिफिकली ऐसा टाइम आया था कि बहुत ज़्यादा इंडिया में करप्ट प्रैक्टिसेस होने लग गई थी। ब्राइबरी, झूठी एडवर्टीजमेंट करना, मिलके ज़्यादा प्राइसेस डिसाइड कर लेती थी कंपनीज, और ऐसे प्रोडक्ट बनाती थी जो हजार्डस हैं, एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते थे। तो लोगों का बिजनेस पे विश्वास खत्म होना शुरू हो गया, बहुत सारे स्कैम्स होने लगे, इवन स्टॉक मार्केट में स्कैम्स होने लग गए थे। तो फिर ये देखा गया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी कमेटीज़ भी बैठी हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना डायरेक्टर ऑफ द कंपनी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, जो डायरेक्टर है ना, उसका काम है वेल्थ क्रिएट करना, अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है, लेकिन साथ के साथ एथिक्स फॉलो करना, कोई मिसकंडक्ट ना होने देना, अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करना, कंपनी को एथिकल कल्चर लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में, ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को लाया गया, जिसके थ्रू डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाया गया। ठीक है। कि ऐसा आप एक कंपनी को गवर्न करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आंसरेबल अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया, सेबी को 1992 में इस्टेब्लिश किया गया, और क्लॉज नंबर 49 लाया गया था 2005 में रिगार्डिंग लिस्टिंग अग्रीमेंट्स, जिसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स लाए गए उन कंपनीज के लिए जो पब्लिकली ट्रेडेड हैं। तो सेबी के पास बहुत सारी पावर्स है, जिनके थ्रू स्पेशली जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, और डायरेक्टर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। उदय कोटक कमेटी बैठी थी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, इन्होंने भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बताए जो कि कंपनीज को फॉलो करने चाहिए। ठीक है। अब बिजनेसेस में बहुत बार क्राइसिस आ जाते हैं कि कोई ऐसा अनफोर्सिन इवेंट आ गया, फ्रॉड हो गया, डाटा चोरी हो गया, है ना, नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो बहुत सारी इश्यूज हो सकती हैं एक बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो अब ये क्राइसिस आ जाते हैं, अगर आपकी कंपनी एथिकल है ना, तो आपकी कंपनी बेटर मैनेज कर पाती है एथिकल क्राइसिस को, किसी भी टाइप के क्राइसिस को आपकी कंपनी बेटर मैनेज कर पाती है अगर वो एथिकल है। ठीक है। अगर आपकी कंपनी मिसमैनेज्ड है, एथिक्स फॉलो नहीं करती है, तो फिर आपकी कंपनी के सर्वाइवल रेपुटेशन पे सवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है। अगर हम क्राइसिस की बात करें, एक प्री क्राइसिस स्टेज होता है जहां पे आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो, प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हो। प्री क्राइसिस स्टेज में आपका बिजनेस नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, लेकिन आपका बिजनेस बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, तब भी आपको ना कोई रिस्क आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए, उनको मिटिगेट करने की कोशिश करते रहना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट ना हो पाए। ठीक है। सबसे पहले तो आपके बिजनेस में एथिकल ऑडिट्स होने चाहिए, कि आप देखो कि एथिकली हमारे कौन से एरियाज वीक हैं, क्या स्टेक होल्डर रिलेशन में या प्रोडक्ट कंप्लेंट में कहीं है जहां पे हम एथिकली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर मॉनिटर करो, कंप्लाइंस देखो, हमारा जो बिजनेस है वो सारी लीगल कंप्लाइंसेस कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल मॉनिटरिंग करो कि कहीं फ्रॉड्स, मार्केट डाउनटर्न्स, बाहर से कोई रिस्क तो नहीं आ रहा हमारी कंपनी पे। इंटरनल रिस्क देखो, बाहर वाले रिस्क देखो। और अपनी कंपनी में अच्छी विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आपकी कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है,
ब्राइबरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, पॉलिसी वायलेशन हो रही है, तो आपकी एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाए कि आओ आवाज उठाओ। कोई आवाज उठाता है तो उस पर रिटेलिएट मत करो, उसको प्रोटेक्शन दो। देखो अगर मेरी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, अभी वो बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे, तो मैं पहले ही अगर विसल ब्लो कर दूं तो कंपनी क्राइसिस से बच जाएगी। तो आपको प्री क्राइसिस स्टेज में वो सारे स्टेप्स लेने हैं कि आपकी कंपनी क्राइसिस में ना चली जाए। अगर बाय चांस कंपनी क्राइसिस में चली जाती है, किसी मेजर बोरो ने डिफॉल्ट कर दिया, कोई स्कैंडल हो गया, कोई साइबर अटैक हो गया, तो आपको ना सबसे पहले इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। आपके जो लीडर है ना कंपनी के, उनका बहुत मेजर रोल होता है यहाँ पे कि वो क्राइसिस को अर्ली डिटेक्ट करें, सारे स्टेक होल्डर्स को अलर्ट करें, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट के प्लान को एक्टिवेट करें, टीम को असेंबल करो, डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, और छुपाओ मत। अगर स्कैंडल हो गया है उसको छुपाओ मत, कम्युनिकेट करो स्टेक होल्डर्स के साथ कि ये हुआ है, हमारी इतनी गलती है, ये हुआ है, और हम ऐसे ऐसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। छुपाओगे तो स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो क्राइसिस के टाइम पे अच्छे से मैनेज करो, क्राइसिस होने के बाद आपको रिकवरी करनी है, रीबिल्ड करना है। पता करो कि क्यों गड़बड़ हुई, क्या हमारा कोई एथिकल लैप्स था, क्या हमारी तरफ से गवर्नेंस में फेलियर था। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी से सारे करेक्टिव एक्शंस लो, ट्रस्ट को रीबिल्ड करने की कोशिश करो। कई बार आपने देखा होगा कंपनीज में कोई भी बड़ा स्कैंडल होता है ना, तो सीईओ को निकाल देते हैं, डायरेक्टर्स को निकाल देते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हम कमिटेड है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हम उनको निकाल रहे हैं। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एथिकल पॉलिसीज लेके आओ कि ये चीज दोबारा ना हो सके। अच्छी विसल ब्लोअर पॉलिसी लेके आओ कि जो गड़बड़ हुई है वो दोबारा ना हो सके। आपकी कंपनी जितनी एथिकली काम करती है, आपके एम्प्लॉय जितना एथिकली काम करते हैं, उतना ही ईजी रहता है क्राइसिस को कंट्रोल करना या क्राइसिस को प्रिवेंट करना। ओके, अब कुछ लोग बोलते हैं कि एथिक्स तो ऑक्सीमोरॉन है, कि दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं। जैसे ओल्ड न्यूज एक ऑक्सीमोरॉन है, न्यूज होता है कि नई खबर, है ना, ओल्ड मतलब पुराना, तो ये एक साथ तो आप इसे यूज करते हो, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, तो उसके बाद एक वर्ड होता है डेफनिंग साइलेंस, इतनी शोर कर देने वाली शांति। तो शोर और शांति दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है ना, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस और एथिक्स को साथ में बोलना भी ऑक्सीमोरॉन है, कि दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं, कि जहां बिजनेस है उनका काम है प्रॉफिट कमाना, ये एथिक्स और स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स की बातें बिजनेस में नहीं होती हैं, ऐसे नहीं कमाया जाता प्रॉफिट। लेकिन ये बोला जाता है ये चीज ना गलत है, बिजनेस एथिक्स ऑक्सीमोरॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एथिकली बिहेव करते हो, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हो, सोसाइटी का आप पे ट्रस्ट बनता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े लॉसेस झेलने पड़े, आपको डिफिकल्ट चॉइसेस करनी पड़े, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको शॉर्ट टर्म में फायदा पहुंचा सकती है। लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस तभी काम करता है जब आप एथिकली काम करते हो। आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया, ऐड देख के, ऐड ने बोला कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, झूठी ऐड बना ली, एक बार आप ले लोगे, दोबारा कभी नहीं लोगे कि तो झूठी ऐड बनाते हैं तो कंपनी फ्रॉड है। लेकिन आप अगर एथिकली चलो तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलता है, जैसा कि हम टाटा ग्रुप के केस में देखते हैं। ठीक है, तो एथिक्स और बिजनेस को एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग की बात करें, तो जो बैंक्स जो है ना उसमें मोरालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को ट्रूथफुल रहना चाहिए, लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ऑनेस्टी से चलना चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, इंटेग्रिटी से चलना है। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो आप बोल रहे हो वही आप कर रहे हो। ठीक है, कि जो आप एक्शंस हैं आपके आपके बोलने के साथ वो कंसिस्टेंट हैं। एक वो सलमान खान की मूवी का डायलॉग है ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वो मतलब इंटेग्रिटी है कि एक बार उसने बोल दिया तो वो चीज़ उसको करनी ही करनी है, ये इंटेग्रिटी है उसकी। ठीक है, उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बैंक्स के अंदर सारी डीलिंग्स ओपन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए है। तो लोगों का पैसा संभाल रहे हैं बैंक्स, तो इसीलिए पब्लिक का ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एथिकल फाउंडेशन होती है बैंकिंग की। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो तभी होगा जब बिजनेस एथिकल होगा। लॉन्ग टर्म आप तभी सही रह पाओगे जब आप एथिकल हो, नहीं तो फिर बैंक में फ्रॉड होते रहेंगे, दिक्कतें आती रहेंगी, है ना, कि मैनेजर ने पैसा ले लिया और जबरदस्ती लोन दे दिया जबकि नहीं देना चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म में चल सकता है।
ठीक है। फिर अगर आपका बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहा है तो फिर आपके लाइफ में ना बहुत सारे डिलेमा आते हैं। डिलेमा मतलब क्या करें क्या ना करें वाली जो स्थिति होती है ना, वो डिलेमा कई बार आ जाता है कि यार रिस्की लोन देना चाहिए या नीडी को लोन देना चाहिए। ये ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है ना, आपको एथिक्स हेल्प करते हैं उन डिसीजंस को लेने में। क्या फेयरली हमेशा डिसीजन लो, है ना। उसके बाद अनएथिकल अगर आप काम करते हो तो बैंक का रेपुटेशन चला जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग करना, फ्रॉड करना, बैंक की रेपुटेशन चली जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे, तो एथिक्स बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक गड़बड़ हो जाए, बैंक में पता लग जाए कि अनएथिकल है, कुछ गड़बड़ हो रही है, लोग उसी दिन अपना पैसा निकलवाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। अफवाह भी उड़ जाए ना बैंक के बारे में तो भी लोग लाइनों में लग के अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाते हैं। ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक बैंक के अंदर होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं बैंक के अंदर कि अनक्वालिफाइड लोन है अगर, जहां पे डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, मत दो उसको लोन, है ना। लोन प्रोसेसिंग को डिले मत करो, लेंडिंग प्रैक्टिसेस करप्ट मत करो। ये सारी चीजें आप कब करते हो, ये अच्छी चीजें कब करते हो, एथिकल रहते हो तभी आप अच्छे से बैंकिंग कर पाते हो। ये बैंक की फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट है और इससे आपको प्रॉफिट भी रहता है, आपको लीगल पेनल्टीज नहीं लगती, फाइनेंशियल लॉसेज नहीं होते अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एथिकल चीजें फॉलो करते हो। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट फॉलो करना है, इंटेग्रिटी फॉलो करनी है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट में लोगों का कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। ठीक है। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्ट ही है बैंकिंग सेक्टर में। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस से काम करना है, न्यूट्रलिटी दिखानी है, बायसनेस कभी नहीं दिखानी है, हमेशा रिलायबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, सही इंफॉर्मेशन हमेशा कस्टमर्स को देनी है और सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना है कि भाई इस लोन में ये राइट है आपका, ये ऑब्लिगेशन है, ये रिस्क है, ये कॉस्ट है। कुछ भी छुपाना नहीं होता है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनल हो तो आपकी ड्यूटी है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमन वैल्यूज, थॉटफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप। ये सारी आपकी ड्यूटीज में है, ये आपको सब कुछ दिखाना है। लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। ठीक है। और आपकी ऑब्लिगेशन है लीगल कंप्लायंस करना। बैंकिंग सेक्टर में आप काम करते हो, प्रोफेशनल, लीगल कंप्लायंस करना, ऑब्जेक्टिवली काम करना। ठीक है। इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली सोच के काम करना, रेपुटेशन प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है। क्योंकि जो बैंक की एम्प्लॉयज है ना, वही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने बैंक के। अब बैंक कोई इंसान तो नहीं है, उसमें जो काम करने वाले ही उस बैंक को बनाते हैं। तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना और सारी चीजों को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एक बैंकर से मिल रही हूं, उसी के बेसिस पे मेरा बैंक पे ट्रस्ट बनेगा। ठीक है। आप एक क्लाइंट के साथ एज अ बैंकर एथिकली डील करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इधर कस्टमर आके खड़ा है और यहाँ गप्पे मारी जा रही है तो ऑब्वियसली हम उस बैंक के बारे में ये सोचेंगे ना कि यार ये तो घटिया बैंक है, चाहे वो सिर्फ दो लोगों को देखा हमने, लेकिन उन दो लोगों से ही हमारा परसेप्शन अबाउट दैट बैंक बन जाएगा। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए बैंकिंग में, जो डाटा जाता है कस्टमर का वो बहुत सेंसिटिव है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, फेयर डिस्क्लोजर करना, अनबाइस्ड रहना। ठीक है। आपको हमेशा अ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो बिजनेस वैल्यूज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं वो कई बार उसमें क्लैश हो जाता है। ठीक है। तो आपको हमेशा जो एथिकल चीज है ना उसको करना है। कई बार मुझे जो लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को जो लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एथिकल है वो इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है आपका दोस्त है लेकिन वो फ्रॉड कर रहा है, वो अगर रिश्वतें ले रहा है तो आपको विसल ब्लोइंग करना है, कोई मिसकंडक्ट करता है तो। ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कस्टमर वेलफेयर को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं ओवर प्रॉफिट टारगेट्स। देखो ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन कभी भी प्रॉफिट कस्टमर को हार्म पहुंचा के नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कई बार आपकी लाइफ में बहुत बार मॉनिटरी टेम्पटेशंस आएंगी कि आपको बोलेगा सर मेरी डील जल्दी करवा दो, मैं आपको रिश्वत देने को रेडी हूँ, मेरा लोन जल्दी पास करवा दो। तो ये सारे जो डिलेमास आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में कि मेरा दोस्त ही रिश्वत ले रहा है या मैं प्रॉफिट के बारे में सोचूं या कस्टमर के बारे में सोचूं, ब्राइब लूं ना लूं, ये सब में आपको एथिक्स हेल्प करते हैं इन सारे डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो वैल्यूज हमने पहले भी देखा, लेकिन वैल्यूज हमारे कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें क्या लगता है सही है, हमें क्या डिजायरेबल लगता है कि हमारे लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फेयरनेस इंपॉर्टेंट है, हमारी सक्सेस इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारी लाइफ की मेन वैल्यूज हैं। ठीक है।
वैल्यू सबकी होती है, यूनिवर्सल होने का मतलब नहीं कि आपकी मेरी वैल्यू सेम होगी, लेकिन हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज स्टेबल होती है, धीरे धीरे इवॉल्व होती है। ऐसा नहीं कि मेरी वैल्यू आज जो है मेरी लाइफ में आज सक्सेस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये धीरे धीरे मेरे लिए कोई और वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो सडनली कोई वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ग्रेजुअली इवॉल्व करती हैं। वैल्यूज से हमारा बिहेवियर, हमारे डिसीजन, हमारे एटीट्यूड्स सब कुछ गाइड होते हैं, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में ये बहुत एक बड़ा रोल निभाता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है। तो हमारी लाइफ में एक तो टर्मिनल वैल्यूज होती हैं, टर्मिनल वैल्यूज होती हैं लाइफ का एंड गोल। मुझे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, ये मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है, ये टर्मिनल वैल्यू है। वहां तक पहुंचने के लिए, हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे इंटेग्रिटी रखनी पड़ेगी। ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं कि टर्मिनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए मेरे को कौन सी वैल्यूज यूज करनी पड़ रही हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं लाइफ में, ठीक है। फिर होते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे बोला जाता ना कि लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को वैसे रहना चाहिए, है ना। हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए, वैसे बात करनी चाहिए। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, सोसाइटी हमसे एक्सेप्ट करती है कि जो लड़के हैं उनको तो थोड़ा मैस्कुलिन होना चाहिए, लड़कियों को जो है हमेशा, है ना, जो है थोड़ा सा धीरे बात करनी चाहिए, शर्माना चाहिए। ये ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ, ये नहीं भी करेंगे तो कुछ बुराई तो नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी के अनरिटन रूल्स होते हैं कि हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम ऐसा करें। ये इनविजिबल रूल्स होते हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करने के लिए होते हैं। और अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते तो सोसाइटी आपको क्रिटिसाइज करती है, आपको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इनफॉर्मल होते हैं लेकिन काफी पावरफुल होते हैं, सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद बिलीव्स आते हैं। बिलीव्स आते हैं कि हमारा पर्सनल कन्विक्शन, मुझे लगता है कि हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगी, मुझे लगता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है, वो सच है नहीं है, मुझे लगता है कि एलियंस होते हैं, ये मेरा बिलीफ है। होता नहीं होता है मैटर नहीं करता है, मेरी आइडेंटिटी में मेरे बिलीव्स इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या लगता है, होता है कि नहीं होता। तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, वो सच है नहीं है वो मैटर नहीं करता, मुझे जो लगता है कि सच है वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, कि मेरा विश्वास है, मेरे बिलीव्स, ठीक है। तो हमारे लाइफ में हमारे वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, हमारे बिलीव्स, वो हमारा एक एथिकल बैकबोन बनाते हैं। हम एज अ ह्यूमन कैसे शेप होते हैं, हमारे वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, हमारे बिलीव्स, सब कुछ रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम अपने काम पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम अनएथिकल एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कोर वैल्यूज। एक वैल्यूज हो गई, है ना। एक आते हैं कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज फंडामेंटल बिलीव्स हैं जो हमारा बिहेवियर गाइड करते हैं, हमारे लिए मॉरल कंपस का काम करते हैं, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी ना कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल बेसिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ कोर वैल्यूज होती है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉन नेगोशिएबल हैं, कि ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी का क्या डायरेक्शन होगा, कंपनी में क्या कल्चर होगा, कंपनी की क्या रेपुटेशन होगी, ये उनके कोर वैल्यूज भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कोर वैल्यूज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कैसी, कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, कि बाकी वैल्यूज तो इवॉल्व होती रहेंगी लेकिन ये चीजें हमेशा रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्वालिटी हमारी कोर वैल्यू है। कुछ हो जाए क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कुछ हो जाए एम्प्लॉयज की केयर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। जैसे एक टेक फर्म इनोवेशन को प्रायोरिटाइज करता है, कस्टमर प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज करता है, ये उनकी कोर वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सबको अपनी कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के बाद कम्युनिकेट कर दो कि ये हमारा जी मिशन है, ये हमारा ट्रेनिंग में भी बताओ कि ये जी ये हमारी कोर वैल्यूज हैं, ठीक है। और अपने एक्शन को अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करो, हिपोक्रेट मत बनो, ठीक है। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि इंप्लॉय केयर करना हमारी कोर वैल्यू है, दूसरी तरफ तुम ओवर टाइम कराते रहते हो अपने स्टाफ से, तो कोर वैल्यू के अगेंस्ट नहीं जाना है आपको कभी भी, ठीक है। उसके बाद आता है मोरालिटी। मोरालिटी हमारे अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम बचपन से इम्बाइब करते हैं, फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, ठीक है। अब अगर मेरे अंदर कोई मॉरल्स है ना, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं, ठीक है। अगर मैं कभी भी झूठ बोलती हूँ ना तो मेरे अब मुझे ना एक अंदर से बुरा लगता है
कि मैंने ना कोई गड़बड़ कर दी, क्योंकि मैंने एक मॉरल वैल्यू हमारे अंदर तक होता है, इनग्रेन्ड होता है हमारे दिमाग में कि अगर हम मॉरल वैल्यू तोड़ेंगे ना हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे मॉरल वैल्यूज हैं। ठीक है, हमारा कोर वैल्यू क्या है? अगर मेरी लाइफ में मेरा कोर वैल्यू ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी से निकल के आ रहा है मॉरल वैल्यू के सच बोलना चाहिए। ऑनेस्टी मेरा वैल्यू है, जिसे मैं वैल्यू करती हूँ लाइफ में, उससे निकल के आ रहा है हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मेरे मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, पर्सनल वैल्यूज भी होती है, बिजनेस वैल्यूज भी होती हैं। तो हमने देख लिया, टर्मिनल होती है, इंस्ट्रूमेंटल होती है, हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, ये रिपीट नहीं करेंगे हम। अब मोरालिटी जो होती है ये हमारे यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। काफ़ी बार मोरालिटी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल हैं, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। वैल्यूज जो होती है काफ़ी पर्सनल होती हैं। हम किसे प्रायोरिटाइज करते हैं? देखो, फैमिली कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए करियर इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वैल्यू फैमिली को ज़्यादा दे रही हो तो वो मेरी पर्सनल वैल्यू है। आपकी पर्सनल वैल्यू करियर हो सकती है, आपकी पर्सनल वैल्यू कंपैशन हो सकती है, आपकी पर्सनल वैल्यू ऑनेस्टी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी पर्सनल वैल्यूज एक्सपीरियंस के साथ इवॉल्व होते हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोरालिटी हमारी लाइफ में ना फिक्स होती है। हम अपनी मॉरल वैल्यूज को ना बहुत धीरे चेंज कर पाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी बात करती है क्या सही है क्या गलत है, वैल्यूज बात करती हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार वैल्यूज में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। मेरे लिए कुछ और वैल्यूज है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और वैल्यू है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू प्रॉफिट भी है और एम्प्लॉय भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो कई बार आपकी डेफिनेशन सही गलत की कुछ और है, मेरी डेफिनेशन सही गलत की कुछ और है। आपको लगता है कि ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरे लिए कंपैशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी वैल्यू मेरी वैल्यू में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आपको लगता है आपने जो वैल्यू बताई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है मैंने जो वैल्यू बताई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मेरी कंपनी बोलती है कि आप ना सेल्स करने के लिए थोड़ा सा झूठ तो बोल ही सकते हो, मुझे लगता है यार झूठ बोलना तो बिल्कुल ही गलत है। तो मेरी कंपनी प्रॉफिट को वैल्यू दे रही है, मैं ट्रुथ को वैल्यू दे रही हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाता है ये वाली चीजें। तो ऑर्गेनाइजेशन तभी बढ़िया काम करती है जब उसके एम्प्लॉयज और उस कंपनी की वैल्यू अलाइन करती हैं, तभी एक कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाती, तभी कंपनी में अच्छा कल्चर बन पाता है। ठीक है, अब एक कंपनी है जिसको लगता है कि टारगेट मीट होने चाहिए। ठीक है, आप कभी कभी ओवर वर्क कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको कंपनसेट कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस तो नॉन नेगोशिएबल है, हम तो 6 बजे के बाद बैठेंगे ही नहीं, चाहे एक्स्ट्रा पैसे दो, कुछ भी करो, हमें मतलब ही नहीं है। एक पर्सन ऐसा है जो वर्क लाइफ बैलेंस को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और एक कंपनी है जो वर्क टारगेट को बहुत सारा इंपॉर्टेंस दे रही है, दोनों के वैल्यूज आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंपनी में मोराल भी डाउन रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी डाउन रहेगा, जहां पे वैल्यू का कंफ्लिक्ट होता रहता है। तो पहली बात तो ऐसी लोगों को हायर करो रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ फिट बैठते हों। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज हैं उनको बताओ, ट्रेन करो उनको। ठीक है, शुरू में ही पहली बात तो प्रिवेंट करो कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। फिर अगर बाई चांस कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो डिस्कशन से सॉल्व करने की कोशिश करो। सारे कॉन्फ्लिक्ट बुरे नहीं होते हैं, आप अपनी बात रखो, मेरी बात रखो, हो सकता है कि मेरा ही नजरिया बदल जाए या आपका नजरिया बदल जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरे नहीं होते हैं, सबको सब अपने अपना वैल्यू सिस्टम बताएं, कॉन्फ्लिक्ट्स बताएं, तो बात करके उसे रिजॉल्व करो। ठीक है, जितना हो सके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक हमारे होते हैं पर्सनल एथिक्स। काफी चीजें रेपिटेटिव है मॉड्यूल डी में। पर्सनल एथिक्स होते हैं हमारा मॉरल कंपास, इंडिविजुअल लेवल पे क्या सही है क्या गलत है, बिजनेस एथिक्स में बिजनेस लेवल पे क्या सही है क्या गलत है, लॉज कल्चर वो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर्सनल एथिक्स में हमारी ब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी कंसाइंस, जो इंटरनली हम सोचते हैं, हमारी कॉन्शियंस होती है ना अंदर से, हमें जो बताती है कि कुछ सही है कुछ गलत है, वो हमारे पर्सनल एथिक्स हैं। बिजनेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, कई बार ये दोनों क्लैश करते हैं, वैल्यूज क्लैश करती हैं, एथिक्स क्लैश करते हैं। एम्प्लॉय बोलता है डाटा झूठा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बट टीम उसको कह रही है टारगेट पूरा करो। ठीक है,
कई बार सीईओ का अनएथिकल बिहेवियर जो है उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लॉइज कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस को इग्नोर कर देते हैं ताकि हम पे बैकलैश ना आए। उनको पता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन आप डरते हो नौकरी जाने से, लेकिन अंदर अंदर आपको बुरा भी लग रहा है, आप पर्सनल और बिजनेस एथिक्स अलाइन ही नहीं कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो पर्सनल वैल्यूज आपकी इंटेग्रिटी है, बिजनेस का गोल है प्रॉफिट, तो अगर वो अलाइन नहीं कर रहे हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रह ही नहीं पाओगे ज्यादा समय तक। ओके, नेक्स्ट अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अक्टूबर 23 में पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन एथिक्स, set of moral standards and values acceptable in a society and guides human behavior, principles and ideals which will help in making judgment of what is important, it is thought considered to be true by a person, it is a tool or means for acquiring terminal values। तो ethics आपके ऐसे moral standards या values होते हैं जो सोसाइटी में acceptable हैं और आपके human behavior को guide करते हैं। क्या important है, ये तो values में आ जाता है ना, क्या important है क्या important नहीं है, क्या सच है क्या नहीं है, मुझे क्या लगता है सच है, वो तो मेरा बिलीफ है। ठीक है, और टर्मिनल वैल्यू को एक्वायर करने के लिए हमारे पास होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है जून 24 में पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स सेज दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस, नेशनल ओरिजिन, एंड एम्प्लॉइज शुड बी कंसिडर्ड जस्ट एज अ मीन्स टू एन एंड, शुड नॉट बी कंसिडर्ड एन मीन्स टू एन एंड। तो ये डिग्निटी है, डिग्निटी बोलते हैं कि सबको आपको अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। ठीक है, एम्प्लॉइज को सिर्फ प्रॉफिट का जरिया नहीं समझना है। जून 24 में पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस टर्मिनल वैल्यूज, इट इज एन अल्टीमेट गोल विच वी डिजायर टू अचीव इन आवर लाइफ टाइम, करेक्ट, कि हम अल्टीमेटली लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। इट इज एन एंड्योरिंग बिलीव दैट अ सर्टेन एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर एंड अटेनिंग, कि लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके लिए आप कुछ एंड में है जिसे आप अचीव करने के लिए काम करना चाहते हो। दीज आर द कोर वैल्यूज दैट आर परमानेंट इन नेचर। तो देखो, टर्मिनल वैल्यू वो है जिसके लिए आप सारी लाइफ स्ट्राइव करते रहते हो, तो ये एक तरीके से परमानेंट होती है कि अपनी पूरी लाइफ में आप यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो एक तरीके से आपकी लाइफ का कोर वैल्यू हो जाता है जो टर्मिनल वैल्यू है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेट और फैक्ट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग और ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर समवन। तो यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, कि आपकी ड्यूटी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के साथ डील करने में, या आपका कंट्रोल है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। When working as a team member, the responsibility of team's failure to perform lies on the leader। देखो, अगर टीम फेल होती है ना तो पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अपॉलॉजी इज द लास्ट स्टेप व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड। लास्ट स्टेप अपॉलॉजी नहीं होता, सॉरी बोलने के बाद उसको करेक्ट करना है, कमिट करना है। ठीक है, मैनेजर नीड्स टू विड्रॉ असिस्टेंस फ्रॉम द टीम टू टीच देम अ वैल्यूएबल लेसन। अगर गलती होती है तो मैनेजर को आगे फर्दर सपोर्ट करना है कि दोबारा गलती ना हो, ना कि असिस्टेंस खींच लेना। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिजनेस एथिक्स इज ऑल अबाउट गुड गाइज समनाइजिंग द बैड गाइज इज अ जनरल परसेप्शन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट गिवन अबव। कहते बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों को भाषणबाजी करते हैं, सरमनाइज करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, इट इज अ मिथ। तो ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एक्शंस रिप्रेजेंट एथिकल बिहेवियर बाय अ फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय। इसमें से क्या एथिकल बिहेवियर है फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय का? चिट चैटिंग विद कलीग्स वाइल कस्टमर इज वेटिंग, ये तो अनएथिकल है। प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल कॉल्स ओवर अटेंडिंग टू कस्टमर्स, ये भी अनएथिकल है। शोइंग बाइस वाइल असिस्टिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, ये भी गलत चीज़ है। डीलिंग विद कस्टमर्स पोलाइटली एंड प्रोफेशनली, ये एथिकल बिहेवियर है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है, which of the following best defines business ethics? A set of rules that ensure business maximizes profits at all cost? No. Guidelines and principles that govern a business behavior towards a stakeholder, legal requirement that a business must follow to avoid penalties, strategies used by business to reduce competition। तो कॉमन सेंस से भी चलो तो बिजनेस एथिक्स गाइडलाइंस होते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपके बिजनेस को कैसे बिहेव करना है। अगला है, विच आर द फॉलोइंग नोशंस अबाउट बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ मिथ। बिजनेस एथिक्स, इसमें से कहते हैं क्या मिथ नहीं है। बिजनेस एथिक्स चेंज पीपल पर्सनालिटीज एंड सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी, ये हमने देखा था कि मिथ है। बिजनेस एथिक्स कैन नॉट बी मैनेज्ड एंड इज लार्जली पर्सनल मैटर, नहीं, ट्रेनिंग दी जा सकती है, मैनेज किया जा सकता है, ये भी गलत है।
बिजनेस एथिक्स इज जस्ट अबाउट CSR, ये भी गलत है. बिजनेस एथिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली डिसीजन मेकिंग एंड रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा. ये सही है, ये मिथ नहीं है, ये सच है. ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिजनेस वैल्यूज आर करेक्ट. बिजनेस वैल्यूज रिप्रेजेंट द कोर प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड हाउ बिजनेस इज डन. बिजनेस वैल्यूज आर फ्लेक्सिबल एंड चेंज फ्रीक्वेंटली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस. देखो, फ्रीक्वेंटली कोई भी वैल्यू नहीं चेंज होती कि सडनली वैल्यू चेंज हो गई, तो ये तो नहीं होगा. बिजनेस वैल्यूज इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ड्राइव हाउ एंड व्हाई एक्शंस आर टेकन. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे बिजनेस वैल्यूज का फर्क पड़ता है, कैसे काम किया जाता है फर्क पड़ता है. बिजनेस वैल्यूज आर टिपिकली डिटर्मिन्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स. तो फर्क पड़ता है. ठीक है, बिजनेस वैल्यूज पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का कि हमारे इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स का भी हमारी बिजनेस वैल्यूज पे फर्क पड़ता है. तो 1, 3 एंड 4 सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. हमें करेक्ट ही पूछा है कि बिजनेस वैल्यूज कोर प्रिंसिपल्स हैं. फ्लेक्सिबल, चेंज फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं ना, इसीलिए हमारे लिए सेकंड गलत हो गया. तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है. बाकी अगर आप JIB एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी कम समय बचा है. तो आप इस टाइम पे अगर एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे जाइए edutap.in. वहाँ पे कोर्सेज में, JIB कोर्सेज में आप जा सकते हैं मास्टर कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट की डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, नोट्स एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस होंगी. ठीक है, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज MCQs है, सब कुछ है यहाँ पे जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए. बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी मास्टर कोर्स अवेलेबल हैं. और अगर आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज चाहिए रिवीजन करने के लिए कि मेरे को सिर्फ टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हुए टेस्ट 80 और मास्टर कोर्स में एनरोल करते हुए जैब 80 जो कोड है आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.